नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रोज़ रात में 8 बजे हमारे चैनल पे एक डिक्टेशन प्रीमियर किया जाता है और साथ ही में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में उसकी रीडिंग भी कराई जाती है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का डिक्टेशन जो है उसकी गति भी 80 शब्दों प्रति मिनट की है, लेकिन ये संपादकीय डिक्टेशन ना हो करके जो आनंद की मासिक पत्रिका आती है उसमें पत्रिका नंबर 28 का डिक्टेशन नंबर 28 है। बहुत ही अच्छा डिक्टेशन है। इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं उसकी आउटलाइन भी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। और इसीलिए आज के डिक्टेशन को जो नाम है वो R58 है, क्योंकि R58 में हमारा मिक्स डिक्टेशन होता है, जिसमें मिक्स डिक्टेशन मीन्स कहीं से भी आ सकता है, वैसे भी हो सकता है, आनंद की पत्रिका भी हो सकती है या योजना मैगजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आज के डिक्टेशन को आप लोग बहुत अच्छे से लिखिएगा। और साथ में आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने एक दोस्तों को शेयर करिए हमारी ये क्लास, और उनको बताइए कि डेली रात में 8 बजे इस चैनल पे एक डिक्टेशन का प्रीमियर किया जाता है और उनको अटेंड करने के लिए प्रेरित करिए। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि अगर लाइव की संख्या बढ़ती है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमें ये लगता है कि हाँ, चीज़ें आप पसंद कर रहे हैं और जिस चीज़ों को आप पसंद करते हैं उसी को लॉन्ग लास्टिंग चलाने में अच्छा लगता है। और हमारा प्रयास यही है कि लगातार डेली 8 बजे एक फ़िक्स टाइम पे आपका एक फ़िक्स अभ्यास हो, कि दिन भर आप शॉर्ट हैंड करें ना करें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन रात में कम से कम ये 10 मिनट का 5 मिनट का जो डिक्टेशन होता है उसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना चाहिए। उससे आपका स्किल अगर हाल फिलहाल में नहीं भी है तो भी आप शॉर्ट हैंड के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर उस डिक्टेशन को आप एनालाइज करते हैं तो ना सिर्फ शॉर्ट हैंड के साथ आप जुड़े रहेंगे बल्कि शॉर्ट हैंड में आपका लेवल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी किया करिए। कमेंट में ये ज़रूर बताया करिए कि ट्रांसक्राइब करने के बाद आपकी कितनी गलतियाँ आ रही हैं। उससे ना सिर्फ हमें और बाकी लोगों को ये देखने में पता चलेगा कि हाँ, आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं डिक्टेशन में, बल्कि आज से 1 या 2 महीने बाद कभी आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, उस टाइम पे मेरी कितनी एरर्स आ रही थी और अब हम किस लेवल पे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो फिर बस यही आप लोगों को आज बताना था। अब चलिए सीधा डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इस समय स्थापित 78,000 मेगावाट विद्युत क्षमता में से 55,000 मेगावाट से अधिक ताप आधारित है और केवल 20,000 मेगावाट जल आधारित है। यह असंतुलन भविष्य में भी बने रहने की संभावना है। 30,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की जो योजनाएं बनाई गई हैं और निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, उनमें से भी 20,000 मेगावाट तापीय हैं और उसकी आधी से भी कम मात्रा जल आधारित है। इस असंतुलन को मूलतः ठीक करना होगा। ताप आधारित विद्युत संयंत्र बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, केवल अपने प्रचालन में ही नहीं बल्कि आदि से अंत तक हर अवस्था में। केवल कोयले का खनन ही अनेक पर्यावरणीय जोखिम तथा अन्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है, जिनसे आप सब परिचित हैं और उनकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। संसद में मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो कोयला खानों के बीच में स्थित है। खनन से होने वाले भूमि क्षय, जल संदूषण तथा वायु प्रदूषण की समस्याओं से मैं अवगत हूँ। कोयले से बिजली का उत्पादन हो जाने के बाद भी आपको फ्लाई ऐश की समस्या से निपटना पड़ता है, जिससे एक बहुविध खतरा है। जमीन को, वायु को और जल को। कोयला आधारित
1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है और उससे कम 6 टन फ्लाई ऐश निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा का विसर्जन होता है और विविक्त कण एक स्थायी पर्दे की भांति वायु में लटके रहते हैं। यदि हम लागत की दृष्टि से भी देखें तो 1 मेगावाट जल विद्युत स्थापित करने में औसतन 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, जबकि ताप विद्युत स्थापित करने में लगभग 4 करोड़ प्रति मेगावाट। हाँ, ताप विद्युत संयंत्रों का निर्माण सरलता से और शीघ्र हो जाता है, किंतु यदि पर्यावरणीय लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो हम देखेंगे कि उनकी लागत कई गुना अधिक बैठती है। यह सब कहने का आशय यह नहीं है कि हम तापीय संयंत्रों का निर्माण बंद कर दें। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपने कोयले भंडारों का उपयोग भी आर्थिक लाभ के लिए करना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि कोयला आधारित विद्युत की लागत में पर्यावरणीय लागत को भी शामिल किया जाए, जिसमें खनिज इलाके के पुनरुद्धार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिष्कृत उपस्कर लगाने का खर्चा भी सम्मिलित हो, ताकि हमें यह पता चल सके कि उनकी असली आर्थिक तथा सामाजिक लागत क्या है और तापीय तथा जल आधारित योजनाओं पर इस असंतुलन निर्भरता को ठीक किया जाए। जल विद्युत के वर्तमान 30% अनुपात को हमें अधिक नहीं तो कम से कम 50% तो कर ही देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं की भी अपनी पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। स्टॉप।